हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब आप अच्छे होंगे। टारगेट जॉब स्कैन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि माँ बाप का सपना पूरा करने वाला करंट अफेयर्स डेली 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित और स्टैटिक जीके संबंधित क्वेश्चनों को कवर करता है। और साथ में हम पढ़ते हैं डेली गायत्री मंत्र। इससे पहले हम पढ़ते हैं मोटिवेशनल कोट के बारे में। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। दोस्तों, यदि आप लगातार मेहनत करते हैं, लगातार आप प्रयास करते हैं, तो आपको अपनी मंजिल, केवल आपको अपनी मंजिल ही दिखाई देती है, कोई दूसरी चीज़ आपको दिखाई नहीं देती। और आप लगातार मेहनत करके आप अपने काम में सफल हो जाते हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए आप लगातार मेहनत करें। अब बात करते हैं डेली गायत्री मंत्र के बारे में। हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की सीरीज चली हुई है, जिसमें अनुच्छेद नंबर है 191। सदस्यों के लिए निहरताएं, यानी जो राज्यों की जो विधानसभा है, राज्यों की जो विधान परिषद है, उसके सदस्यों की क्या निहरताएं हैं, क्या योग्यताएं हैं, उसके बारे में 191 अनुच्छेद में बताया गया। 192 अनुच्छेद में बताया गया कि सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर किस प्रकार से विचार किया जा सकता है, कि जो सदस्य हैं उनकी योग्यताएं हैं और उनसे संबंधित उनके लिए क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या उनसे संबंधित क्वेश्चन किए जा सकते हैं। इसका अनुच्छेद 192 में बताया गया। 193 अनुच्छेद में बताया गया, अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने, प्रतिज्ञा करने से पहले अनरहित होते हुए, यानी योग्य न होते हुए या योग्य किए जाने पर बैठने और मत देने की शक्ति क्या है। यानी 188 अनुच्छेद के अधीन शपथ लेने और प्रतिज्ञा करने से पहले उसकी योग्यता उसके पास है या नहीं है, या उसके पास योग्यता है तो उसमें वो किस प्रकार से मत देने की शक्ति रख सकता है, या उसको किस सदन में उसको बैठना चाहिए और किस सदन में उसको नहीं बैठना चाहिए। इसके लिए 193 अनुच्छेद में बताया गया। 194 अनुच्छेद में बताया गया, विधानमंडलों के सदनों की तथा सदस्यों और समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकार। यानी विधानमंडल के अंदर जो भी सदन है, चाहे वो आप कह सकते हैं विधानसभा हो या विधान परिषद हो, तथा उनके सदस्य और उसके साथ साथ जो समितियां हैं उनकी पावर्स क्या हैं, उनके आप कह सकते हैं राइट्स क्या हैं, इसके बारे में 194 अनुच्छेद में बताया गया। 195 अनुच्छेद में बताया गया कि जो भी विधानसभा है और जो भी विधान परिषद है उसके सदस्यों का वेतन क्या होगा, भत्ते क्या होंगे, 195 अनुच्छेद में बताया गया। 196 अनुच्छेद में बताया गया, विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। यानी विधेयक जो होते हैं, जो बिल पास किए जाते हैं, उनको दोबारा से स्थापित किया जा सकता है और उनको पारित करने के संबंध में क्या नियम होने चाहिए, उसके बारे में 196 अनुच्छेद में बताया गया। 197 अनुच्छेद में बताया गया कि धन विधेयकों से अलग जो विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियां हैं उन पर विचार किया जा सकता है। यानी धन विधेयक से संबंधित जो अन्य विधेयक होते हैं उनसे संबंधित विधान परिषद के पावर्स, विधान परिषद के पास क्या पावर्स हैं, इसके बारे में 197 अनुच्छेद में बताया गया। 198 अनुच्छेद में बताया गया कि धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, यानी धन विधेयक को पास करते समय क्या विशेष प्रक्रिया अपनानी है, ऐसा 198 अनुच्छेद में बताया गया। 199 अनुच्छेद में बताया गया कि धन विधेयक की परिभाषा क्या है, कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ऐसा कौन बताता है। अगर बात की जाए तो राज्यों की विधानसभा का अध्यक्ष बताता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर बात की जाए तो कौन बताता है, लोकसभा का अध्यक्ष बताता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं, इसके बारे में लोकसभा का अध्यक्ष बताता है। और राज्यों की विधानमंडल में राज्यों का विधानसभा का अध्यक्ष बताता है। 200 अनुच्छेद में है विधेयकों पर अनुमति, यानी विधेयकों पर अनुमति लेनी पड़ती है। कोई भी अगर बिल आपने पास करवाना है, कोई भी आपने बिल सदन में रखना है, तो उससे पहले विधेयकों पर अनुमति लेनी पड़ती है। इसका अनुच्छेद 200 में बताया गया। अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 15 अप्रैल को। इसके साथ अगर बात की जाए, विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष 15 अप्रैल को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह दिवस कलात्मक अभिव्यक्ति की विविधता के बारे में जागरूक करता है, यानी किस किस व्यक्ति के पास क्या क्या कला है इसके बारे में जागरूकता करता है, और कलात्मक कृतियों और समाज के बीच संबंधों को मजबूत करता है। यानी एक समाज को जोड़ने का काम करते हैं आर्ट्स, और यह बताता है कि समाज के अंदर कितने कितने अच्छे लोग हैं, किन किन के पास क्या क्या कलाएं हैं, उन सबको जोड़ने का काम करता है। विश्व कला
दिवस की आधिकारिक तौर पर स्थापना 15 अप्रैल 2012 को हुई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व कला दिवस जो है, या आप कहते हैं जो विश्व कला दिवस जो उसकी स्थापना कब हुई, तो 15 अप्रैल 2012 को मैक्सिको के इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट में हुई। आप कहते हैं कि एक बैठक के दौरान की गई। इसके साथ अगर बात की जाए, 17 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। हीमोफीलिया रोग आप कह सकते हैं वंशानुक्रम रोग है, जो आप कह सकते हैं रक्त स्राव से संबंधित आप कह सकते हैं रोग है, और रक्त स्राव विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 1989 ईस्वी में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा WFH के संस्थापक फ्रैंक श्राबेल के जन्मदिन के सम्मान में विश्व हीमोफीलिया दिवस की शुरुआत की गई। कई बार क्वेश्चन आता है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस की शुरुआत किसके जन्मदिन पर हुई, तो आप कह सकते हैं WFH के संस्थापक फ्रैंक श्राबेल के जन्मदिन के सम्मान में इसकी शुरुआत की गई। इसके साथ अगर बात की जाए, 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव विरासत को संरक्षित करने और इस क्षेत्र में सभी संबंधित संगठनों के प्रयास को मान्यता देने के लिए हर साल 18 अप्रैल को यह दिन मनाया जाता है। इस दिन की घोषणा 1982 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद द्वारा की गई और 1983 में यूनेस्को की महासभा द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूनेस्को महासभा के द्वारा इसको मंजूरी कब दी गई, 1983 में दी गई, और इसे किस दिन से मनाने की घोषणा की गई, 1982 में इसको मनाने की घोषणा की गई कि 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाएगा। इसके साथ अगर बात की जाए, 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। यह लीवर से संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 19 अप्रैल को मनाया जाता है। लीवर शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। मस्तिष्क के बाद यह शरीर का दूसरा सबसे जटिल अंग है। यह पाचन, प्रतिरक्षा, चयापचय और शरीर के भीतर पोषक तत्वों के भंडारण से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके साथ अगर बात की जाए, लीवर मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है और दूसरा बड़ा सबसे अंग है। एक वयस्क मानव के लिए इसका वजन 1.3 से 1.6 किलोग्राम तक हो सकता है। यानी मानव के अंदर 1.3 से लेकर के 1.6 किलोग्राम तक इस लीवर का वजन होता है। इसका रंग लाल भूरा होता है। लीवर शरीर से विषाक्त पदार्थों या रसायन को फिल्टर करता है। यानी शरीर के अंदर कोई भी जहरीले पदार्थ आते हैं या कोई भी रसायन आता है तो उनको फिल्टर करता है, जो पीत रस के रूप में निष्कासित होते हैं या उनको पीत रस के रूप में बाहर निकलते हैं। उन्हें मल या मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं। यानी जो भी आप कह सकते हैं जहरीले पदार्थ होते हैं वो आप कह सकते हैं उनको फिल्टर करता है और फिल्टर करके उनको पित्त रस के रूप में या मलमूत्र के रूप में वो बाहर निकालते हैं। मल का भूरा रंग पीत के कारण होता है। बहुत बार पूछा गया कि जो मल है या मूत्र जो है उसमें जो भूरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, पीत के कारण होता है, जो यकृत में उत्पन्न होता है। इसके साथ अगर बात की जाए, लीवर जो है एक अंग है जो पुनर्जीवित हो सकता है। यानी लीवर एकमात्र ऐसा अंग है जिसको दोबारा से जीवित किया जा सकता है। यह पूरी तरह से पुनर्जीवित हो सकता है। ऐसा करने के लिए इसके मूल ऊतक का केवल 25% भाग चाहिए। यानी इसका मूल रूप से जो भाग हमें चाहिए वो कितना चाहिए, 25% वो हिस्सा शेष बचा होना चाहिए, यानी जीवित बचा होना चाहिए। जर्नल ऑफ सेल फिजियोलॉजी में 2009 के अध्ययन के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को लीवर प्रत्यारोपण की यानी बदलने की आवश्यकता होती है और कोई व्यक्ति आधे से अधिक लीवर दान कर देता है तो वह लगभग 2 सप्ताह में अपने मूल आकार में वापस आ जाता है। यानी कोई व्यक्ति अपने लीवर को दान करना चाहता है तो वो 2 सप्ताह के अंदर उसका जो जितना भी भाग लीवर का दान किया हुआ है वो 2 सप्ताह में पूरा हो जाता है। इसके साथ अगर बात की जाए, 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को लोगों के हित के लिए खुद को फिर से समर्पित करने और फिर से प्रतिबद्ध होने के लिए सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन देश के विभिन्न हिस्सों में सिविल सेवक के साथ आते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने के लिए दूसरों के अनुभव के बारे में सीखते हैं।
इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामांकित किया गया। किसे नामांकित किया गया? तो वो किया गया अवंतिका पद्मनूप। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में भारतीय अमेरिकी अभिनेता और मीन गर्ल स्टार अवंतिका पद्मनूप को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामांकित किया गया। 19 वर्षीय अवंतिका को उनके उत्कृष्ट उपलब्धि और अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय मनोरंजन जगत में उनके प्रभाव के कारण उनको मान्यता देते हुए सम्मान दिया गया। इसी प्रकार से बात करते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहां पर है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में स्थित है, लेकिन इसे बोस्टन स्थित हार्वर्ड मेडिकल स्कूल जैसी सुविधाएं प्राप्त हैं। यानी वहां पर जो बोस्टन स्थित में हार्वर्ड जो मेडिकल है वैसी इसको सुविधाएं प्रदान है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना की अगर बात की जाए तो 1636 ईस्वी में हुई और यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे पुराना उच्च शिक्षण संस्थान है। इसके साथ अगर बात की जाए, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी आप कह सकते हैं तक्षशिला और नालंदा को ही माना जाता है, लेकिन आज के अस्तित्व की बात करें, लेकिन आज के अस्तित्व में इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है, यानी इस समय वो नहीं है। ऐसे में अफ्रीका में स्थित अल कुआ रोइन यूनिवर्सिटी विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है और इसकी स्थापना हुई थी 859 ईस्वी में। इसकी स्थापना 859 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। यानी दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी तो अगर बात की जाए तो तक्षशिला और नालंदा को माना जाता है, लेकिन ये अस्तित्व में नहीं है। लेकिन अफ्रीका में जो मोरक्को है वहां पर अल कुआ रोइन यूनिवर्सिटी है जो सबसे पुरानी मानी जाती है और ये 1959 ईस्वी में बनी थी। भारत की अगर पूछा जाए पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो उसका नाम है भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, जो आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में स्थित है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई 1982 ईस्वी में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी है जो आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में स्थित है और इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है, तो 14 अप्रैल को मनाई जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके साथ अगर बात की जाए, बायजूस इंडिया के सीईओ कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो उनका नाम है अर्जुन मोहन। बायजूस इंडिया के सीईओ अर्जुन मोहन ने एडटेक कंपनी के सीईओ पद से त्यागपत्र दे दिया, यानी इस्तीफा दे दिया। बायजू इंडिया का नेतृत्व अब संस्थापक बायजू रविंदर करेंगे, यानी खुद जो जिन्होंने इसकी स्थापना की है वही इसके सीईओ के रूप में काम करेंगे। अर्जुन मोहन ने एडटेक कंपनी के बढ़ते संघर्षों के बीच सिर्फ 7 महीने के बाद इस्तीफा दे दिया। हाल के महीनों में लगभग 1500 कर्मचारियों ने भी इस कंपनी को छोड़ दिया। इसके साथ अगर बात की जाए, बायजूस एक भारतीय बहुराष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी कंपनी है, यानी आप कह सकते हैं बायजूस एक भारतीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी कंपनी है जो शिक्षा प्रदान करती है, जिसका मुख्यालय कहां पर है, बेंगलोर में है। इसकी स्थापना 2011 में हुई और बायजू रविंदर और दिव्या गोकुलनाथ ने की थी, यानी इसकी स्थापना 2011 में किसने की, बायजू रविंदर और दिव्या गोकुलनाथ ने की थी। जनवरी 2024 तक बायजू ने $200 मिलियन का मूल्यांकन मांगा था और 2022 में $22 बिलियन के अपने चरम मूल्यांकन को देखते हुए इसमें भारी गिरावट आई। इसके साथ अगर बात की जाए, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है, तो यह किया गया जस्टिस अनिरुद्ध बोस को। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी एनजेसी भोपाल का निर्देशक चुना गया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सेवानिवृत्ति न्यायाधीश के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की। एनजेसी की स्थापना 1993 में। कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी जो आप कह सकते हैं एनजेएसी की स्थापना कब हुई, तो 1993 ईस्वी में हुई। यह भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत संचालित संस्था है
और पूछा जाएगा कि वर्तमान समय में हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो उनका नाम है DY चंद्रचूड़, धनंजय विष्णु चंद्रचूड़। और इन्हीं के पिता की अगर बात की जाए, विष्णु चंद्रचूड़ जो थे सुप्रीम कोर्ट के सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश भी बने थे। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में सीबीआई में संयुक्त निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है अनुराग कुमार को नियुक्त किया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी एक आदेश के तहत अनुराग कुमार को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई में संयुक्त निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। सीबीआई में संयुक्त निर्देशक के पद पर अनुराग की नियुक्ति 5 साल के संयुक्त कार्यकाल के लिए यानी 24 फरवरी 2027 तक की गई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की स्थापना कब हुई? 1963 में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि सीबीआई की स्थापना कब हुई? 1963 में हुई। किसके अंतर्गत काम करता है? ये तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा इसकी आप कैसे स्थापना की गई थी। भ्रष्टाचार निवारण पर 1962 से 1964 तक जो स्नातम समिति ने सीबीआई की स्थापना की सिफारिश की थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीबीआई की जो स्थापना की गई वो किसकी सिफारिश पर की गई, तो संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। सीबीआई को अपनी शक्तियों का श्रेय दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से प्राप्त है। यानी सीबीआई को अपनी शक्तियों का पावर का जो श्रेय है वो कब दिया गया था? दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से प्राप्त है। अगर बात की जाए ली सिंग लुंग ने किस देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद को छोड़ने की घोषणा की है, तो वो की है सिंगापुर के। इसी प्रकार से बात करें, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लुंग ने घोषणा की केवल लंबे समय से नियोजित नेतृत्व परिवर्तन के हिस्से के रूप में 20 वर्षों के बाद 15 मई को पद छोड़ देंगे। यानी 15 मई 2024 को पद छोड़ देंगे सिंगापुर के प्रधानमंत्री जिसका नाम है ली सिन लुंग। उनकी जगह उनके डिप्टी लॉरेंस वोंग देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। 72 वर्षीय ली सिन लुंग ने 12 अगस्त 2004 को सिंगापुर के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। हाल ही में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक है 10वें स्थान पे। इसी प्रकार से बात करते हैं कि हाल ही में शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने विश्व साइबर अपराध सूचकांक जारी किया, जिसमें 100 देशों के ऊपर आप कहते हैं यह रैंकिंग तैयार की गई और नए शोध के अनुसार भारत साइबर अपराध में 10वें स्थान पर है। इसके तहत दुनिया के लगभग 100 देशों की रैंकिंग तैयार की गई। इस सूची में रूस सबसे ऊंचे स्थान पर है या सबसे पहले स्थान पर है और उसके बाद यूक्रेन, चीन, अमेरिका, नाइजीरिया, रोमानिया, उत्तरी कोरिया रैंकिंग में 7वें स्थान पर है। लेकिन भारत का स्थान कौन सा है इस अपराध श्रेणी में, तो आप कहते हैं 10वां स्थान है। दोस्तों, अपने माता पिता का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, हमेशा मुस्कुराते रहे, हंसते रहें और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जिसको आप ज्वाइन करके फ्री में PDF प्रोवाइड कर सकते हैं। धन्यवाद।